इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ प्रीडिकेट में वर्ब के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वर्ब का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा होता है, इसलिए वर्ब को समझना अत्यंत आवश्यक है। शुरुआत वर्ब के डिफिनेशन से करते हैं। द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। यानी कि वर्ब वह शब्द है जिसमें जो यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक्शन, कुछ फीलिंग्स, यानी तो कुछ एग्जिस्टेंस, स्थिति, अस्तित्व को प्रकट करने के लिए या अनुभव को प्रकट करने के लिए या कोई एक्शन को प्रकट करने के लिए वह वर्ब का यूज होता है। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यह हमें बतलाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो एक्शन, एक्सपीरियंस और एग्जिस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। सोनी रीड्स ए बुक, यह एक्शन में आएगा कि रीड्स ए बुक किताब पढ़ती है, तो एक्शन में आता है। अंकित ईट्स स्वीट्स, तो अंकित मिठाइयाँ खाता है, तो यह भी एक्शन में आता है। आई फील कोल्ड, मैं ठंड महसूस करता हूँ, तो एक्सपीरियंस में आता है, तो यह भी इसमें फील भी वर्ब है। जैसे रीड और ईट वर्ब है, उसी प्रकार से फील भी वर्ब है। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग, इसमें अन्य वर्ड्स हैं, क्रिया अपने मूल रूप में नहीं है फिर भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें किया गया है, इसलिए वाज इसमें जो बतलाया है कि पहले राजा दशरथ थे, तो वह एग्जिस्टेंस को बतलाता है, उनकी मौजूदगी को। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं, जिसके अनुसार से सेंटेंस पूरा होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लासेस में बांटा गया है। मेन वर्ब, जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मूल क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दूसरा वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, एक मूल क्रिया और सहायक क्रिया। मूल क्रिया को मेन वर्ब यानी तो प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, और सहायक क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है, यानी क्रिया कुछ भी हो सकती है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जितनी भी तमाम कार्य जो हमारे आसपास में होते हैं वे सारे वर्ब में आते हैं, क्रिया में आते हैं। तो इसलिए वर्ब अनलिमिटेड माना गया। इसके 5 रूप होते हैं, जिसे हम टेबल के रूप में V1, V2, V3, V4, V5 में सजाते हैं। तो फुल वर्ब में जब लिखा जाता है वर्ब को, तो उसमें टू लगा होता है, टू गो, टू ईट, टू राइट, टू पुट, इस प्रकार से। और उसके अलग अलग रूप इस प्रकार से होंगे। टू गो का V1, V2, V3, V4 और V5 में होगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। टू ईट का होगा 5 रूप, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। टू राइट का होगा राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। टू पुट का होगा, इसका 3 रूप, पुट ही होता है, पुट, पुटिंग, पुट्स। मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट को इनफिनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो पहला finite verb. A finite verb is that which is limited
to the number, person and tense of its subject. इसका डिफिनेशन यह भी हो सकता है, ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. या इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दी जा सकती है, ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच एग्रीज विथ द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. तो फिनाइट वर्ब के ये सारे डिफिनेशन हुए. पहला डिफिनेशन है, ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. और तीसरा है, ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच एग्रीज विथ द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. फिनाइट का अर्थ होता है लिमिटेड, यानी फिनाइट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंस के अनुसार से अपने को लिमिटेड या रिस्ट्रिकेटेड रखता है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाता है या अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ एग्री करता है. एग्जाम्पल के लिए लें तो यह कह सकते हैं कि जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ पर एम है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो वह एम यहाँ वर्ब के रूप में आएगा. फिर कहते हैं ही इज़ ए स्टूडेंट, तो इज यहाँ वर्ब है. दे आर प्लेयर्स, तो आर यहाँ वर्ब है. यू आर सिंगर्स, तो यहाँ भी आर सिंगर्स, आर वर्ब है. ऊपर दिए गए सेंटेंस में एम इज आर फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड है. दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं या अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं. निम्नलिखित सेंटेंस को अगर देखें तो उसमें देखते हैं कि ही लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, दे लिव इन लखनऊ. ऊपर दिए गए सेंटेंस में लिव एक फिनाइट वर्ब है, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करता है, इसलिए सब्जेक्ट ही के साथ इसमें एस जुड़ गया है. क्योंकि जानते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ में एस या ई एस नहीं जुड़ता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा एस या ई एस लगेगा, चाहे वह ही हो, सी हो, इट हो, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं अगर वह सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ एस ई एस लगता है. तो उसी अनुसार से इस फिनाइट वर्ब में एस जुड़ गया है, जबकि अन्य सब्जेक्ट्स में जो है वह आई, दे, यह सब इन सभी में नहीं जुड़ा है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसमें भी एस ई एस नहीं लगेगा. इस अनुसार से इसमें नहीं लगा है. तो दे लीव है, आई लीव है, लेकिन ही लिव्स है. ही लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, दे लिव इन लखनऊ. तो इसलिए ही लिव्स, अगर ही के जगह सी भी होता तो भी उसमें एस ई एस लगता, या इट रहता तो भी एस ई एस लगेगा. नॉन फिनाइट वर्ब, ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट विच इज नॉट लिमिटेड to the number, person
एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यह पहला डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन, ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट which does not change its form according to the number, person and tense of its subject। और तीसरा डिफिनेशन होगा, a non-finite verb is that which does not agree with the number, person and tense of its subject। तो पहला है ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट विच इज नॉट लिमिटेड, जो लिमिटेड नहीं है नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार से, उसके सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार से वह लिमिटेड नहीं है, वह नॉन फिनाइट वर्ब है। दूसरा, जो वह चेंज नहीं होता है, ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है, इट्स फॉर्म, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार से अपने आप को चेंज नहीं करता है, वह भी नॉन फिनाइट वर्ब है। और नॉन फिनाइट वर्ब वह है जो, ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट एग्री, जो एग्री नहीं होता है विथ द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार से वह एग्री नहीं होता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब का अर्थ होता है जो सीमित नहीं हो, यानी नॉन फिनाइट वर्ब वह है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के साथ लिमिटेड या रिस्ट्रिकेटेड नहीं रहता हो, यानी जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता हो या उसके साथ एग्री नहीं करता हो। निम्नलिखित सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें पता चलता है, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इसमें वर्ब टू लर्न जो है वह किसी भी रूप में नहीं बदला है, चाहे वह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, किसी भी रूप में टू लर्न नहीं बदला है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में वांट, वांट्स और वांट फिनाइट वर्ब हैं, जबकि टू लर्न नॉन फिनाइट वर्ब है। टू लर्न नॉन फिनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करता, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट आई, ही, दे के साथ इसका सेम फॉर्म टू लर्न ही रहता है। इसमें फिनाइट और नॉन फिनाइट दोनों वर्ब का यूज़ किया गया है, यानी वांट तो आई के साथ बदलता है, फिर वांट्स भी ही के साथ बदल रहा है, और वांट दे के साथ बना है, लेकिन टू लर्न जो है वह नॉन फिनाइट वर्ब, उसका यूज जो है वह सारे जगह में समान है, इसलिए यह सेम फॉर्म जो है वह टू लर्न समान है और वह सब जगह बराबर ही रहता है, इसलिए इसे इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं, जो अपने यथार्थ रूप में बना रहता है। निम्नलिखित सेंटेंस को देखें तो कहेंगे, इसमें भी वही बात है, आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर, ही लव्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, दे लव ए ब्लूमिंग फ्लावर। ऊपर दिए गए सेंटेंस में लव, लव्स, लव फिनाइट वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के साथ बदल रहे हैं, जबकि ब्लूमिंग नॉन फिनाइट वर्ब है, और ब्लूमिंग नॉन फिनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करता है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट आई, ही और दे के साथ इसका सेम फॉर्म ब्लूमिंग ही रहता है। इसे
प्रिंसिपल कहते हैं, यानी मूल वर्ब का रूप भी कहते हैं, और यह वो वैसे अपने उसी रूप में रह जाता है। निम्नलिखित सेंटेंस को देखें, इसमें भी वही है। आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। ऊपर दिए गए सेंटेंस में लाइक, लाइक्स और लाइक यह फिनाइट वर्ब हैं, जो क्रमशः आई, ही और दे के अनुसार से बदल रहे हैं, जबकि सिंगिंग नॉन फिनाइट वर्ब है। सिंगिंग नॉन फिनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करता है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट आई, ही और दे के साथ इसका सेम फॉर्म सिंगिंग ही रहता है। इसे सिंगिंग का ग्रैंड कहते हैं, यानी यह उसी रूप में ग्रैंड ग्रैंड के रूप में यह रहता है। इस प्रकार नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, इनफिनाइट, प्रिंसिपल और ग्रैंड। तो इन्फिनेटिव, प्रिंसिपल और ग्रैंड, इन तीनों रूपों में हम लोग यानी सब अलग अलग अनुसार से उसे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, और इसे आगे देखेंगे। इसके बाद जो है वह है फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब को 2 वर्गों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब दैट which requires no object. Transitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passed over from doer or subject to an object. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from doer or subject to an object. जैसे सेंटेंस में देखें, रानी sang ए सॉन्ग, तो वर्ब भी है और रानी सब्जेक्ट के लिए जो वह एक सॉन्ग गा रही है, तो सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है। वैसे ही रोट ए लेटर, तो ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, और ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इस कारण से जो यह वर्ब है sang और रोट, यह दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। चीकू लाइक्स स्वीट्स, तो स्वीट्स ऑब्जेक्ट है और इसलिए लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऊपर दिए गए तीनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ब क्रमशः sang, रोट और लाइक्स का प्रयोग किया गया है। इन वर्ब के द्वारा डिनोटेड एक्शन का फल, फ्रूट ऑफ द एक्शन, केवल सब्जेक्ट रानी, ही और चीकू पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि अन्य शब्द सॉन्ग, लेटर और स्वीट्स पर भी पड़ता है। यानी वर्ब द्वारा डिनोटेड एक्शन डूअर या सब्जेक्ट को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ ऑब्जेक्ट सॉन्ग, लेटर और स्वीट्स को भी प्रभावित करते हैं। अतः sang, रोट और लाइक्स ट्रांजिटिव वर्ब हुए। इनट्रांजिटिव वर्ब, एन इनट्रांजिटिव वर्ब is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or that does not require an object. निम्नलिखित सेंटेंस को देखें, जिसमें कि साफ पता चलता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब में यह जो एक्शन जो इसमें डिनोट्स किया गया है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और यह ऑब्जेक्ट की ओर पास नहीं करते हैं।
पास ओवर नहीं करते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। जैसे गुड्डू लाफ्स, तो व्हाट लाफ्स, नथिंग। डॉग्स बार्क, तो व्हाट बार्क, नथिंग बार्क, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर भी व्हाट फ्लाई, तो नथिंग। इस कारण से अगर हम व्हाट क्वेश्चन को लगाते हैं तो यहाँ पर जवाब नहीं मिलता है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट का जवाब लगाएं यानी व्हाट सिंग, तो कहेंगे ए सॉन्ग। व्हाट रोट, तो ए लेटर। और कहें व्हाट लाइक्स, तो कहेंगे स्वीट्स। तो इस प्रकार से भी हम पहचान सकते हैं कि वह उसमें ऑब्जेक्ट है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में 3 अलग अलग वर्ब लाफ्स, बार्क और फ्लाई का प्रयोग किया गया है। इन वर्ब्स के द्वारा डिनोटेड एक्शन का फल सब्जेक्ट से ही आरंभ होता है और उसी सब्जेक्ट पर पढ़कर समाप्त हो जाता है। अतः लाफ्स, बार्क और फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। अधिकांश ट्रांजिटिव वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिन्हें 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एक ऑब्जेक्ट पर्याप्त नहीं होता है। जैसे कि वर्ब कहें तो गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल्स इत्यादि ऐसे अनेक वर्ब हैं। निम्नलिखित एग्जाम्पल पर ध्यान दें। जिसमें सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कहते हैं कि कहने का अर्थ यह है जिस प्रकार से हिंदी में द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं वाक्यों में, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तालिका में उस प्रकार से दिया गया है टेबल में। तो सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी शब्द हैं वह सब नाउन है, प्रोनाउन है या नहीं, तो वह किसी न किसी रूप से लिविंग थिंग्स से जुड़ा हुआ है और वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सारे शब्द आते हैं और उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी शब्द हैं वे सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। और इस प्रकार से 2 ऑब्जेक्ट्स का जरूरत होता है, जिसमें कि कहें गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल आदि ये सब शब्दों के साथ में हम लोग इस प्रकार से 2 ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो वह सेंटेंस इस प्रकार से होगा, ही गेव मी ए बुक, आई आस्क्ड हिम इट्स प्राइस, सोनल बॉट मी ए शर्ट, शी promised me her support. The old man told the boys a story. The magistrate fined him 50 rupees. Sonali offered me a cup of tea. The hermit did him a good service. My father sent me money. The disease caused him much trouble. ऊपर दिए गए सेंटेंस से स्पष्ट है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब को 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसमें एक कोई वस्तु या प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स में आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु को बतलाएगा यानी ऑब्जेक्ट को बतलाता है। सामान्य सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर
प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर टॉट अस ग्रामर। वहीं अगर कहें तो द टीचर टॉट ग्रामर टू अस। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो बीच में टू लगता है। खुशी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। और अगर इसे उलट कर कहें तो कहेंगे खुशी ऑफर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी टू मी। वहाँ पर टू प्रीपोजिशन मी के पहले लगेगा। पिंकी ब्रॉट मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। और अगर इसे उलट कर कहें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कहेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे पिंकी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से होता है। जब वर्ब ट्रांजिटिवली यूज होता है तो वह इस प्रकार से होता है, जैसे बॉयज फ्लाई काइट्स। तो बॉयज फ्लाई काइट्स तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिवली है, और इंट्रांजिटिवली में यूज होगा तो कहेंगे बर्ड्स फ्लाई। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। और कहें द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। इंट्रांजिटिव में आएगा तो, और ट्रांजिटिव में होगा तो कहेंगे रिंग द बेल मोहन। और कहेंगे द बेल रैंग लाउडली। करीम रैन ए रेस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कहेंगे द हॉर्स रैन फास्ट। इंट्रांजिटिवली में जब यूज होगा तो। उसके बाद कहते हैं कि ही बर्न्ट हिज फर्नीचर। तो बर्न्ट हिज फर्नीचर तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कहेंगे द फायर बर्न्स डिमली। तो इस प्रकार से इन वर्ब्स का यूज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों रूपों में होता है। उसी प्रकार से आगे भी उदाहरण है, चिल्ड्रन फ्लोट पेपर बोट्स, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। इंट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिव के रूप में होगा तो द स्टॉर्म सैंक द शिप। द शिप सैंक रैपिडली। इंट्रांजिटिव के रूप में इस प्रकार से। तो फिर ट्रांजिटिव के रूप में राणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स। ट्रांजिटिव के रूप में, इंट्रांजिटिव में राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। इंट्रांजिटिव के रूप में अभिषेक स्पोक द ट्रूथ। ट्रांजिटिव में, और अभिषेक स्पोक फ्रैंकली। इंट्रांजिटिव के रूप में आई फील कोल्ड। ट्रांजिटिव के रूप में हाउ डू यू फील। इंट्रांजिटिव के रूप में कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर उन्हें ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है। जैसे इंट्रांजिटिव में कहें तो प्रिया लाफ्स। और अगर इसमें प्रीपोजिशन जोड़ करके बनाते हैं तो कहेंगे प्रिया लाफ्स एट द बेगर। ही इज टॉकिंग। अब इसमें प्रीपोजिशन लगा करके बनाएंगे तो कहेंगे ही इज टॉकिंग अबाउट द मैटर। फिर कहते हैं लुक फॉरवर्ड। अब अगर इसमें प्रीपोजिशन लगा के कहते हैं, कहेंगे प्लीज लुक इनटू द केस सीरियसली। तो द केस सीरियसली। इस प्रकार से या कभी कभी प्रीपोजिशन वर्ब से पहले लगता है। जैसे कहेंगे इंडिया मस्ट ओवरकम द टेररिस्ट्स। द रिवर ओवरफ्लू
इट्स बैंक।